नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने भारत के प्राचीन काल पर बात करना चाह रहा हूँ, जिसका आधार प्रसिद्ध इतिहासकार R.S. शर्मा की एक पुस्तक है, जिसका टाइटल है भारत का प्राचीन इतिहास। यह ऑक्सफोर्ड से छपी है। मैं आपको इसका कवर दिखाता हूँ। R.S. शर्मा, रामशरण शर्मा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। उनके बारे में जो विकिपीडिया पर सामग्री मौजूद है, वह संक्षेप में मैं पढ़ देता हूँ। रामशरण शर्मा एक भारतीय वामपंथी इतिहासकार हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और टोरंटो विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है और साथ ही लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में एक सीनियर फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल फेलो और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के डीन के रूप में भी कार्यरत थे। और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। इनकी मृत्यु 20 अगस्त 2011 में हुई थी और जन्म इनका 26 नवंबर 1919 में हुआ था। ये बिहार से थे और बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे, जैसा कि इनके संक्षिप्त परिचय से प्रकट होता है। अब इस पुस्तक पर आते हैं, जिसका मैंने आपको अभी जिल्द दिखाई, कवर दिखाया। उसमें एक छोटा सा अध्याय है। उसका शीर्षक है ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। इसके मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और मेरी चर्चा के केंद्र में भाजपा और आजकल बहुत लोगों द्वारा, मिडिल क्लास द्वारा भी ज़्यादातर यह थ्योरी चलाई जा रही है कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत पहले विश्व गुरु था। ठीक है, तो इसमें पहली बड़ी बात तो ये है कि भारत विश्व गुरु कब था। कोई काल आप बताते नहीं हैं, तो हम कैसे माने कि विश्व गुरु था। और कब आप बना देंगे, ये भी आप नहीं बताते। मोदी जी हर बार भारत को विकसित देश का में बदलने की सीमा रेखा तो बढ़ाए चले जाते हैं। अब वे 2047 तक की बात कर रहे हैं। आज अभी 25 चल रहा है, तो 47 में तो अभी 22 साल हैं। तब तक तो मोदी जी कहाँ होंगे पता नहीं, भाजपा कहाँ होगी पता नहीं। तो ये सब चुनावी और राजनीतिक धुंध है, जिससे कुछ निष्कर्ष नहीं आप निकाल सकते।
मैं आपको जो भारत का प्राचीन इतिहास है वो ऐसा मान लीजिए कि सिकंदर के आक्रमण के समय से शुरू होता है। अब इसमें विडंबना देखिए, सिकंदर के आक्रमण से। तो क्या विश्व गुरु, तो इसका मतलब उस समय था नहीं जब विदेशी आकर हम पर आक्रमण कर रहे थे। और हमें अपने उस काल के इतिहास के बारे में भी सिकंदर के इतिहासकारों से पता लगता है, जो विवरण उन्होंने दर्ज किए। हमारे अपने विवरण तो मेरे ख्याल से है नहीं। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि ईरान सिकंदर से पहले भारत में ईरानियों ने कब्जा कर लिया था। देखिए कमाल की बात है, सिकंदर से पहले भारत में ईरानियों ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए ये अंश, ईरान के शासक डारियस ने ईसा पूर्व 516 में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंधु के पश्चिमी भाग एवं सिंध पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र 20वें प्रांत या ईरान के रियासत में परिवर्तित हो गया, ईरान की रियासत में परिवर्तित हो गया, जिसमें कुल 28 रियासतें थीं। इस भाग में कुल 28 रियासतें थीं। भारतीय रियासतों में, अच्छा ये पूरे ईरानी शासन की बात कर रहा है कि इसमें कुल 28 रियासतें थीं और भारतीय रियासतों में सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब का हिस्सा शामिल था, जो कि सिंधु के पश्चिम में था। यह पंजाब का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला हिस्सा था, जो सिंधु के पश्चिम में था। यहाँ से 360 टैलेंट सोने का अनुदान मिलता था। अब टैलेंट कोई मात्रा रही होगी, जो ईरान को अपने एशियाई प्रांतों से कुल प्राप्त राजस्व का 1/3 हिस्सा था। माने कि ईरान का राज्य दूसरे देशों में भी रहा होगा एशिया के उस समय। तो एशिया से जो उसको कुल राजस्व मिलता था, उसका 1/3 वह भारत के इन 2-3 प्रांतों से ले जाता था। ईरानी सेना में भारतीय प्रजा को भी भर्ती किया जाता था। यह एक और शर्म की बात है। डैरियस के उत्तराधिकारी जेरेक्सेस ने यूनानियों के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के पहले भारत ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा था। अब यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और यूरोपीय तो कभी भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए, ना हमने किए, ना वे भर्ती होने आए, ना हम कर सकते। तो और भारतीय जो है उस सिकंदर से पहले से ईरानियों ने भी अपनी फौज में भर्ती किए और अब रूसी कर रहे हैं। तो ये कोई क्या स्थिति है? ये कोई विश्व गुरु वाली स्थिति नहीं है। देखिए मैं विश्व गुरु पे जोर इसलिए दे रहा हूँ इस ऐतिहासिक संदर्भ में कि इतिहास एक आसमान में टंगी हुई चीज बन के रह गई है। दीवार पे टंगा हुआ कोई संग्रहालय का कोई वस्तु रह गई है जो हमने टांग रखी है यादगार के लिए। लेकिन हम उसको देखते हैं और भूल जाते हैं। अपने दैनिक जीवन से उसका कोई वास्ता नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बात बड़ी मज़ेदार कही थी कि जो लेखक, शायद रामविलास शर्मा के संदर्भ में, कि जो लेख ऋग्वेद की बात करते हैं वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो वर्तमान में आते नहीं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इतिहास के तथ्यों को और धारा को वो आज की धारा से जोड़कर देखा जाए, उससे तुलना की जाए, देखा जाए कि उसका और आज में कितना परिवर्तन आ गया है। जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ये कितनी सच है। आगे देखिए इसका अंश।
भारत ईरान संधि लगभग 200 वर्ष तक चली। इसमें भारत ईरान के बीच व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण थे। ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। खरोष्ठी दिलचस्प शब्द है। खर होता है गधा और खरोष्ठी गधे के होठों जैसी। ये एक उर्दू जैसी लिपि थी जो भारत में प्रचलित थी। यह अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इस लिपि में पाए गए, जो भारत में 3री शताब्दी तक प्रयोग में रही। ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। मौर्य शिल्पकला पर ईरानी प्रभाव को देखा जा सकता है। अशोक काल के स्मारकों, विशेष रूप से घंटे के आकार के बनने वाले गुंबद पर एक हद तक ईरानी नमूनों से मिलते जुलते हैं। ईरान का प्रभाव अशोक के राज्यादेशों के साथ साथ उनमें इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों और लिपियों में भी मिलता है। उदाहरण के लिए ईरानी शब्द दिपि के लिए अशोक के समय लेखकों ने लिपि शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि ईरानियों के माध्यम से यूनानियों ने भारत के अकूत धन के बारे में जाना, जिससे उनका लालच बढ़ा और भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कारण बना। अब इससे ये तो प्रकट होता है कि भारत अपेक्षाकृत दूसरे देशों से समृद्ध था, लेकिन हम अपनी सीमा की रक्षा तो नहीं कर पा रहे थे। सीमा की रक्षा में तो हम नालायक थे, हमारे राजा नालायक थे, हमारे सम्राट नालायक थे, जो हम इतना 1000 साल तक दूसरों की गुलामी हमने झेली। खैर आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का आक्रमण। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी और ईरानी ने दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। यूनानी और ईरान आपस में लड़ पड़े ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कि मैं तुमसे बड़ा, वो कहे मैं तुमसे बड़ा। मैसिडोनिया के सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। जाहिर है कि ऐसा उसने भारत के अपार धन के लालच में किया। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, उसने और यूनान के अन्य लेखकों ने भारत की भव्यता का चित्रण किया था, जिसमें सिकंदर यहाँ आक्रमण के लिए लालायित हुआ। सिकंदर को भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को जानने की ललक थी। तो सिकंदर 2 कारणों से यहाँ आया। उसमें मुख्य यह था कि भारत से वो धन लूटना चाहता था। धन तभी लूटेगा जब कुछ होगा। तो धन हमारे पास था, लेकिन हमारे पास क्षमता उसकी रक्षा करने की नहीं थी। और हम आज भी लुट रहे हैं। हमारे जो देखिए पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग, IIT पास लोग, जो भारत की क्रीम है, उनको हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। और हम चिंतित हैं कि अमेरिका में उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ी शर्म की बात है। यहाँ भारत में नहीं दे सकते हम। कितने लोग IIT से पास होते हैं? 1000, 2000 टैलेंटेड लोगों को हम यहाँ नौकरी नहीं दे सकते अच्छी। क्यों नहीं हम ये अनिवार्य कर देते सारी कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, कि इन ग्रेजुएट्स को, IIT के ग्रेजुएट्स को भर्ती करें। क्यों हम सस्ते लेबर के शोषण के चक्कर में रहते हैं? तो ऐसी मनोवृत्ति से तो हम
विश्व के दास ही बनेंगे, विश्व गुरु नहीं बन सकते। अब आगे देखिए, यद्यपि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ यूनानियों के बारे में सुना गया है, इस आक्रमण से वहाँ ग्रीक या यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया, झेलम तट पर बौकेफल एवं सिंध में अलेक्जेंड्रिया शहर थे। हालांकि मौर्य ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के शासन में ग्रीक वहाँ बने रहे। अब आप ये देखिए कि अशोक जो हमारा सबसे चक्रवर्ती सम्राट है, उससे बड़ा सम्राट तो भारत में हुआ नहीं। अफगानिस्तान तक जिसका राज्य था और बौद्ध धर्म को जिसने पूरे विश्व में फैलाया, इंडोनेशिया में और बर्मा में कहाँ कहाँ दूत भेजे। ऐसे सम्राट के समय में भी, ऐसे बलशाली शक्तिशाली सम्राट के समय में भी वहाँ बने हुए थे यूनानी। और नंद सम्राट जब यहाँ मगध में थे, पटना की तरफ, जो 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 अशोक के पूर्ववर्ती हैं और जिसकी सेना से घबराकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, उस समय भी भारत की दशा इतनी खराब तो जरूर थी कि सिकंदर वहाँ तक आ गया था, हमारी सीमा तक, और वहाँ उसने उपनिवेश बना लिए थे। तो विश्वगुरु हम कब रहे ये बताइए। फिर इसके बाद मुगलों का काल देख लीजिए, मध्य युग में जब तुर्क और मुगल हमारे देश में राज करते रहे बड़े भूभाग में, जिसके औरंगजेब का ये भाजपाई रोना रोते हैं, लेकिन कुछ करके तो नहीं दिखाते। रोना सिर्फ वोटों के लिए लेते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है, कुछ करके दिखाएं ना। अभी ट्रंप ने हवा निकाल दी कि ये तो मैंने करा है जी, मैंने कराया है समझौता पाकिस्तान के साथ, वरना पाकिस्तान से हम अच्छी खासी स्थिति में थे। और बहुत लोगों की राय है कि हमें और ज़मीन नहीं वापस ले सकते थे अपनी, जो पाकिस्तान ने दबा रखी है। तुम कह रहे हो असेंबलियों में और उसमें पार्लियामेंट में बिल, वो प्रस्ताव पास कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो उसको वापस क्यों नहीं मांगते तुम, जब तो तुम अच्छी स्थिति में होते हो। और इतना भी नहीं हो सका, एक आलोचक ने कहा टेलीविज़न पर कि ये जो आतंकवादी जो यहाँ क्राइम करके भागे थे और जिन्हें वाजपेयी ने अपना विदेश मंत्री जसवंत सिंह भेज के बुलवाया था डील करके, उन्हें ही वापस ले आते। वो जो एक और बम्बई का वो क्राइम करके बम कांड करके भागा हुआ है अपराधी, उसी को ले आते, वो भी नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब तो चाहिए ना। तो विश्व गुरु हो तो विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनोगे चुप होकर, अपनी हार का कोई एक्सप्लेन ना करके। तो लोगों के मन में शंका तो होगी, उस शंका को दूर किए बिना कैसे विश्व गुरु बनेगे। अब आगे देखिए कि जो उसका सिकंदर के लेखकों ने जो वर्णन किया है भारत का उस समय कि कैसा था भारत, ये और आँख खोल देने वाली बात है। सिकंदर के इतिहासकारों से हमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वे हमें सती प्रथा, गरीब माता पिता द्वारा बाजारों में लड़कियों और उत्तर पश्चिम भारत में बैलों की अच्छी नस्ल की बिक्री के बारे में बताते हैं। सिकंदर ने यहाँ से ग्रीस में उपयोग के लिए 2 लाख बैल मैसिडोनिया भेजे। बढ़ईगिरी की कला भारत में सबसे अधिक समृद्ध थी। बढ़ई रथ, नाव और जहाज़ों का निर्माण करते थे। अब यह देखिए कि बाजारों में लड़कियां बिकती थी। गरीब माँ बाप अपनी लड़कियां बेचने के लिए मजबूर थे। सिकंदर के समय, आक्रमण के समय, जब यहाँ
नंद जैसे सम्राट थे, और जिनके बाद मौर्य और अशोक जैसे सम्राट हुए, उस समय भी भारत की यह स्थिति थी। सती प्रथा थी, जिसे अब आधुनिक काल में आके राजा राम मोहन राय ने बैन करवाया। और फिर आधुनिक काल, प्राचीन काल है ये, फिर आधुनिक काल में हम तुर्कों के अधीन रहे, और मध्यकाल में और आधुनिक काल में अंग्रेज़ों और डच और पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के अधीन रहे। ये कैसी शर्मनाक बात है। इतना बड़ा कोई भी देश संसार का, मैं कहता हूँ छोटे से छोटा देश भी 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा दूसरे देशों का। दूसरे देशों ने बड़े बड़े भूभागों पर कब्जा नहीं कर लिया। एक ब्रिटिश कंपनी, व्यापारिक कंपनी ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। कैसी शर्म की बात है। तो इनका कैसे आप निराकरण करेंगे इन बातों को, कैसे ये शक दूर करेंगे, और आप उस स्थिति को न लौटने देने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी तो सेना में जो अग्निवीर की भर्ती हुई, उसको लेकर कितनी आलोचना हुई, कितना असंतोष है सेना के रिटायर्ड अफसरों में और उन क्षेत्रों में जहाँ से सेना के लिए जवान भर्ती होते हैं, कितना रोष है। तो ये सब बातें इनका जो है वो समाधान होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, और भारत जो है एक अंधा भ्रष्टाचार की गर्त में डूबा हुआ है, सत्ता की दौड़ में, और जिसमें जो है देश के पूंजीपति और राजनेता, शीर्ष राजनेता मिल गए हैं, और गरीब आदमी को लूटा जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। बेरोज़गारी बड़ी उच्च दर पर है। धन्यवाद, नमस्कार।